फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका बिजनेस स्टडी टीचर। जैसे कि आपको पता, हमने यूनिट 1 जो ना स्टार्ट की थी एज पर आवर अनाउंसमेंट ऑफ द बिजनेस स्टडी क्लासेज, और उसमें हमने अब तक जो बात कर ली थी वो बात की थी मीनिंग, कंसेप्ट एंड द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चलिए, हमारे आज का क्लास का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले यदि हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में मैं कहूंगा और एंड रिजल्ट्स जो भी हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं, जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करना चाहता है, उन एंड रिजल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दे आर टू बी टर्म्ड एज गोल्स। इनको हम गोल्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करना चाहता है और जिसके लिए पार्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? डायरेक्टेड होता है, काम करता है। उसकी जो पार्टिकुलरली एफर्ट्स होते हैं वो इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे हुए होते हैं, वो इन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में जुड़ा हुआ होता है। दैट इज टू बी कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के यदि मैं ऑब्जेक्ट के बारे में बात करूं, तो उसका जो मेन पर्पज होता है ऑब्जेक्टिव्स का, दैट इज रिगार्डिंग टू कि भाई ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को चेक करना चाहती है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और क्या वो मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर से अचीव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। यानी कि इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट किसकी होती है? इफेक्टिवनेस की एंड एफिशिएंसी की, राइट। इफेक्टिवनेस, उसको इफेक्टिव होना पड़ेगा इसके लिए, और उसको क्या होना पड़ेगा? साथ ही साथ एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। एज यू नो दैट वी हैव डिस्कस अबाउट दीज टू टर्म्स इन द प्रीवियस क्लास। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑन टाइम, एंड एफिशिएंट का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, दैट दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड वन इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर आल्सो टू बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम इसमें बेसिकली क्या करके चलते हैं? शामिल करके चलते हैं। हम बात करें कि मैनेजमेंट को इन ऑब्जेक्टिव को क्या करना होता है? अचीव करना होता है। किस तरीके से? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर से। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली होते कौन से हैं? वो ऑब्जेक्टिव जो कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसमें ह्यूमन एज वेल एज मटेरियल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, या फिर आप कहें 5 M's ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इन 5 M में यदि हम बात करें तो पहला M कौन सा है हमारा? दैट इज योर मैन। सबसे पहला M कौन सा होता है? मैन होता है आपका। दूसरा मटेरियल, तीसरा रिसोर्स, मेथड, मनी। ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज करना होता है ताकि हम उनसे क्या ले सकें? मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेजेस हम उनसे क्या ले सकें। इनमें बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हम 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव को शामिल करते हैं। एक तो सर्वाइवल, एक प्रॉफिट और एक ग्रोथ। इसको हम अगर याद करना चाहें तो आप याद रखेंगे जीपीएस के नाम से, जीपीएस, जिसमें सर्वाइवल सबसे पहले आएगा, प्रॉफिट उसके बाद, ग्रोथ उसके बाद। यदि आप अपने आप को मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं, और यदि आप प्रॉफिट के बारे में सोच सकते हैं तो आप ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्या है? अपने आप को मार्केट में बनाए रखना। और यदि वो अपने आप को मार्केट में बनाए रखना चाहती है तो उसके लिए जरूरी क्या है? कि इतना रिवेन्यू अर्न करना कि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। कॉस्ट को कवर करने का मतलब है जितना भी उसकी लागत आई है पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में, वो एटलीस्ट कॉस्ट को कवर कर सके ताकि वो मार्केट में अपने आप को सर्वाइव करवा सके, अपने आप को स्टैंड करा सके। जैसे कि अगर हम बात करें इस कोरोना काल में, इस कोविड-19 की सिचुएशन में, तो आजकल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि प्रोडक्ट मार्केट में उनके सेल ही नहीं हो रहे हैं ड्यू टू द लॉकडाउन। कस्टमर्स की विजिट कम हो गई है, तो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट को इस तरीके से सेल करे कि उनकी जो लागतें हैं वो पूरी हो सके, यानी उन्होंने जो पैसा लगाया है वो एटलीस्ट निकल आए ताकि वो मार्केट में एटलीस्ट बने रहे। और ऐसे सिचुएशन में केवल वही बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं जिनके पास ये स्किल है कि वो
अपनी कॉस्ट को क्या कर सके, कवर कर सके, राइट। नेक्स्ट वन है हमारा इसमें प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में कोई ऑर्गेनाइजेशन केवल सर्वाइवल के बाद ही सोच सकता है। यदि वो सर्वाइव कर पा रहा है मार्केट में, देन ओनली वी विल से दैट कि प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहा है। आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वाइवल, ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड्स द अर्निंग प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ बिजनेस, वो इनको कमा सके, इनको कवर कर सके, इतना वो प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचेगा। कि भाई सर्वाइव तो उसने कर लिया। जैसे सर्वाइवल के बारे में बात करूं तो मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए आपकी कोई शॉप है और आप अपनी दुकान पर जो है प्रोडक्ट सेल करते हैं, और एक प्रोडक्ट पर बेसिकली जो साबुन है, सोप जो है, वो आप सोल्ड करते हैं 10 रुपए की। सपोज वो 10 रुपए की साबुन आप सेल करते हैं, और उसी के दौरान आपके एरिया में एक बड़ा सा मॉल ओपन हो जाता है, बड़ा सा मॉल ओपन हो जाता है। अब वो जो प्रोडक्ट परचेज करके लाएगा, वो तो होलसेल में लेकर आ रहा है ना, बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में लेकर आ रहा है। और प्रोडक्ट को जब वो सेल करेगा, तो वो हमसे यदि प्रोडक्ट को 1 रुपए कम, यानी 9 रुपए में भी सेल कर देगा, तो क्या कस्टमर मेरे पास विजिट करेगा? नहीं, वो कहां जाएगा? मॉल के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट 1 रुपया सस्ता मिल रहा है। तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है? कॉस्ट को कवर करना, उसके बाद ही वो प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है। प्रॉफिट को हम जब सोचते हैं कि भाई ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो उसका पर्पज क्या होता है कि हमारी जो अदर ऑपरेटिंग जो लागतें हैं, कॉस्ट है, उनको हम कवर कर सकें, और बिजनेस में जो रिस्क है उसको भी कवर किया जा सके। तो कवरिंग कॉस्ट और रिस्क ऑफ बिजनेस, ये अगर हम पार्टिकुलरली कहीं टर्म्स देखते हैं किसी केस स्टडी में, तो देयर वी विल थिंकिंग अबाउट द प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वहां हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। और ऐसा ही सर्वाइवल के बारे में ध्यान रखिएगा। यदि आपको ये टर्म दिखाई देती है, एनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, ये कीवर्ड्स हैं बेसिकली। ये क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड्स हमें याद रह जाते हैं, इनको हम अपने माइंड में सेट कर पाते हैं या मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहां पर आप केस स्टडी को क्रैक करने में सक्षम है, केस स्टडी को सोल्व करने में आपको इजीनेस महसूस होगी, वहां किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ग्रोथ। जब हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ क्या कहती है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं? प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो देन ओनली यू कैन थिंक ओवर द ग्रोथ। और किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को यदि हमें मेजर करना है, तो हमें उसकी सेल्स को देखना है, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की संख्या को देखना है, प्रोडक्ट लाइन को चेक करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को चेक करना है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग और नॉट ग्रोइंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे प्रॉफिट्स इसलिए कमाने हैं ताकि वो ग्रोथ के बारे में सोच सके, लॉन्ग टर्म में अपने आप को मार्केट इंडस्ट्री में सेटअप कर सके। एक बिजनेस केवल ग्रो तब कर सकता है जब वो अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाता है, एम्प्लॉइज की संख्या को बढ़ाता है, प्रोडक्ट लाइन को इंप्रूव करता है, या उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। जब इनमें इंक्रीमेंट दिखाई देता है ना, देन वी विल से दैट कि वहां ग्रोथ है। और प्रॉफिट कमाना क्यों है? ताकि वो इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सके? एक्वायर कर सके, राइट। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्टिव। हम बात करें सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव से मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। किसी भी मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, कि वो सोसाइटी से मिलने वाले रिसोर्सेज के बदले में सोसाइटी के वेलफेयर पर काम करे, सोसाइटी के वेलफेयर पर क्या करे? काम करे, सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज दें, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, अच्छी टेक्निक यूज करें ताकि उनको एक सेफ इन्वायरमेंट मिल सके। वो इस प्रकार की कोई एक्टिविटी ना करे जिससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं एक नुकसान हो, या उसका कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई जो ना किसी प्रकार की उसको हैजर्ड्स एक्टिविटी मिले, तो ऐसा कुछ वो ना करे। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनता है। तो इसमें हम बेसिकली किस किस को शामिल करते हैं? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ डिसएडवांटेज सेक्शन होता है, उनके लिए बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके चले, ताकि वो उनका बेनिफिट ले सकें। जैसे कि डिसेबल्ड पर्सन है, या गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके लिए रिजर्वेशन करके चले जॉब के अंदर। प्रोवाइडिंग प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करें, अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करें। प्रोटेक्टिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे,
राइट। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करें कि इन्वायरमेंट में जो है ना क्या हो, वो दूषित ना हो, वो पॉल्यूटेड ना हो, अफेक्टेड ना हो, इस प्रकार की टेक्निक्स का वो यूज करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, सोलर लाइट। सोलर लाइट का यूटिलाइजेशन करें या उसको इस प्रकार से अवेलेबल कराए सोसाइटी को कि उनसे उनको मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले और जो लो इनकम ग्रुप पीपल है वो उनका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है आपके पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स या एम्प्लॉइज वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इनमें बेसिकली हम एम्प्लॉइज की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए फोकस करते हैं, जहां एम्प्लॉइज की नीड्स को 3 कैटेगरी में हम बांटते हैं, फाइनेंशियल नीड्स के तौर पर, सोशल नीड्स के तौर पर और हायर लेवल नीड्स के तौर पर, राइट। 3 प्रकार की नीड्स हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल नीड्स में, तो बेसिकली उनकी सैलरी, पर्क्स ऑफ द एम्प्लॉइज, इनके बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन उनको एक एडवोकेट सैलरी प्रोवाइड करे, इस प्रकार की सैलरी प्रोवाइड करें ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बना रहे। जब हम सोशल नीड्स के बारे में बात करते हैं, तो गिविंग रिकग्निशन टू एम्प्लॉइज, यानी उनकी वाही करे, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रमोशंस दें, इस प्रकार की बातें हम यहाँ पर बेसिकली सोशल नीड्स में शामिल करके चलते हैं, ताकि उनका एक पीयर रिकग्निशन हो, यानी एम्प्लॉइज की नजर में उनकी एक वैल्यू हो और एम्प्लॉइज उनकी रिस्पेक्ट करें, अदर एम्प्लॉइज उनकी क्या करें, रिस्पेक्ट करें, इस तरीके का एनवायरनमेंट उनके लिए क्या करें, क्रिएट करें, राइट। नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। ये हमारा पार्ट बनता है हायर लेवल नीड्स में, जिसमें हम बेसिकली जो उनके एक ऐसे सोसाइटी के अंदर ऐसी पोजीशन को क्रिएट करते हैं जिससे उनको सोशल क्या करे, उनकी जो है ना उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी ग्रोथ पर, बेसिकली हम उनकी ग्रोथ पर, उनकी डेवलपमेंट पर, उनके जो नॉलेज है उसके अपडेशन पर काम करते हैं, नॉलेज अपडेशन पर काम करते हैं, ताकि सोसाइटी में उनका नाम हो, नेम फेम हो, लोग उनके बारे में जाने, उनको उनकी रिस्पेक्ट करें। इस तरीके का एनवायरनमेंट हम उनके लिए यहाँ क्रिएट करते हैं और साथ ही साथ उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो हमारा एम्प्लॉइज फोर्स है वो सेटिस्फाइड हो सके। अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो डेफिनेटली हमारे कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होंगे, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो हम अच्छे से अच्छे प्रॉफिट भी कमा पाएंगे और अपने स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज वेरी मच नेसेसरी, क्योंकि ये हमारा बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये तो थे हमारे आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक में हमने जो बेसिकली बात की वो 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात की। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा जो था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और इनमें हमने जो पॉइंट डिस्कस किया वो पॉइंट्स हमारे लिए एक प्रकार से कीवर्ड्स का काम करेंगे। जहां पर कोई भी केस स्टडी होगी तो उनमें हम इन बातों को ध्यान रखते हुए केस स्टडी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन देखते हैं और आप अच्छे से समझ पाएंगे इनको। क्वेश्चन नंबर 6, हमने 5 क्वेश्चन इस पीडीएफ से जो हम तक डिस्कस कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दैट इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन ये है कि जो सोसाइटी है, मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव है उनमें से एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए एक इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है। तो ऐसा वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है, सोसाइटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में सोचता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हम सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स या मेथड्स का यूज करना, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो प्रोवाइड करना डिसएडवांटेज सेक्शन को, ताकि वो उनका बेनिफिट ले सके और सोसाइटी का ग्रोथ हो सके, सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। ऐसे ही हम बात करें कि भाई जैसे हमारी आईटीसी कंपनी है, वो पार्टिकुलरली हर 4 क्लासमेट नोटबुक से परचेज पर 1 रुपया रूरल डेवलपमेंट पर, प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन पर खर्च करती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ दे सकते हैं, कुछ पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन को जस्टिफाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख पा रहे हैं, एक बड़ी केस स्टडी आपको ये दिखाई दे रही है। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी टिप ये देना चाहूंगा, जहां पर भी आपको ये लगे कि केस स्टडी बहुत बड़ी है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करें, ताकि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये जस्टिफिकेशन हो सके कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यदि वो इस केस स्टडी पर बेस्ड हो तो उसका आप इजिली आंसर दे पाए, यदि वो इस पर बेस्ड ना हो, डायरेक्ट आंसर देने का है तो आप इजिली आंसर दे पाए। ठीक है, अब केस स्टडी को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, इट बेसिकली 100% डिपेंडिंग अपॉन योर
क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द केस स्टडी। चलिए केस स्टडी के क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, इज मैनेजमेंट ऑफ साना लिमिटेड फुलफिलिंग हिज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है। अब किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हमने अभी पढ़े, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े। 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक सोशल और एक इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम यहाँ पूछ रहे हैं कि वो क्या फुलफिल कर रही है। यदि कर रही है तो अपने आंसर को जस्टिफाई करिए रीजन देते हुए। तो आइए चेक करते हैं केस स्टडी को पढ़कर क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। साना लिमिटेड एक कंपनी है जो कि गुड्स को क्या कर रही है, फैंस को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। उसका काम क्या है? फैंस को बनाना। कंपनीज प्रॉफिट आर इनफ फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखिए ये एक वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था कि इनफ प्रॉफिट कमाए ताकि वो ग्रोथ भी कर सके और सर्वाइवल भी कर सके। इन द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमने इसको बेसिकली पढ़ा था। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट बनता है हमारा। यस, इसको सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी बिलीव्स दैट द सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज क्रिएट सेटिस्फाइड कस्टमर्स who in turn creates a profit that leads to satisfied shareholders। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर को एक फेयर रिटर्न जो देने का काम कर रही है, फेयर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट का। ये भी एक ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनता है, जो कि उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की कंडीशन में हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम इसको क्या करके चलते हैं, शामिल करके चलते हैं। नेक्स्ट है, सो इट पेज कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स टू ऑल इट्स एम्प्लॉइज। और ये अपने एम्प्लॉइज को क्या करती है? सैलरीज भी पेड करती है, अच्छा कॉम्पिटिटिव पर्क्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है? एम्प्लॉइज के बारे में। ऑल द एम्प्लॉइज आर हैप्पी, और एम्प्लॉइज हैप्पी भी हैं वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये टोटली जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है यहाँ पर? सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर, The company has a strong sense of social responsibility। अब जब जहां कंपनी की strong sense of social responsibility आ जाती है तो डेफिनेटली वहां पर सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी वो क्या कर रही है? फुलफिल कर रही है। तो इसका मतलब जो साना लिमिटेड कंपनी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रही है। और उसके लिए जो मैंने जहां पर भी आपको बताया है पार्टिकुलरली लाइंस, उन लाइंस को आप कोट करके अपना आंसर दे सकते हैं ताकि आपको इसके फुल मार्क्स मिल सके। दैट विल बी called as the reason for your answer। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? यस, the management of Sana Limited is fulfilling all the objectives of organizational objectives, social objectives and personal objectives। और for the reason student can quote the lines here। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है? अगर रीजंस बताने हैं तो जो लाइनें मैंने आपके ऊपर डिस्कस की है उनके बारे में आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप पार्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपके सामने आता है, बेसिकली इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आता है तो आप उसको लिखने के लिए डायग्राम का यूज करें। डायग्राम कैन बी लाइक दिस। आप इस प्रकार का एक डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये डायग्राम हमने बेसिकली पूनम गांधी मैडम की बुक से लिया है। देखिए मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा कि कल टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सर बुक कौन सी अच्छी है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि बुक आप चाहे जो मर्जी यूज करें, सबसे ज्यादा जरूरी है ड्राइविंग करना, ड्राइविंग को सीखना। यदि आप ड्राइविंग सीख जाते हैं तो गाड़ी कोई भी हो आप इजीली ड्राइव कर पाएंगे। हियर व्हाट आई वांट टू से कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं, तो चाहे किसी प्रकार की कोई भी केस स्टडी हो आप इजीली क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उनमें अपने की पॉइंट, कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करें और उसके आधार पर आप आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इनमें अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने जो डिस्कशन किया है वो क्या किया है? सर्वाइवल के बारे में, प्रॉफिट के बारे में और ग्रोथ के बारे में, इनके बारे में हमने बेसिकली डिस्कशन किया है। और सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, रीजनेबल प्राइसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साथ साथ हमने बात की एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ क्या किया है? डिस्कशन किया है। चलिए इसमें अगर मैं बात करूं क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में आप समझ पाएंगे, रीजनेबल प्राइस के बारे में भी आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में। इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब है उनके लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करना, उनको इस प्रकार का स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकें।
उनके लिविंग स्टैंडर्ड में इंप्रूवमेंट लाई जा सके, राइट। एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, इनके बारे में यदि बात करें तो हॉस्पिटल, स्कूल्स, चीज बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की व्यवस्था कराना, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में शामिल करके चलते हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनते हैं। इको फ्रेंडली मेथड्स में ऐसी टेक्निक का यूज करना कि सोसाइटी का कम से कम नुकसान हो, सोसाइटी का जो एनवायरनमेंट हो साफ रहे, सुरक्षित रहे, और इन जो लोगों की स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंपैक्ट उनका ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसमें बात की थी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने बात की थी एक एडवोकेट सैलरी, सफिशिएंट पर्क्स और सैलरी मिलनी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, पीयर रिकग्निशन होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की थी, और सोशल रिकग्निशन के बारे में हमने बात की थी। आइए, ये एक पार्टिकुलरली एक वर्कशीट है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पूनम गांधी मैडम की बुक से लिए हैं, और मैं ये कहूंगा कि उनकी बुक जो है वो अल्टीमेट है, बिल्कुल बढ़िया बुक है, जैसे आर.के. सिंगला सर की बुक है। दोनों की दोनों कॉम्पिटेंट बुक है, दोनों में से आप जो मर्जी यूज करिए, और बेस जो है वो एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक को आपको जरूर पढ़ना है, और जो टॉपिक कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उनके ऊपर भी आपको फोकस करना है, राइट। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, आइए क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। राधिका इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अर्थन कूलर्स। देखिए, अर्थन कूलर्स का मतलब मिट्टी के कूलर्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक या मेथड्स का यूज करके हम वो बनाना चाहते हैं। तो मैनेजमेंट के किस ऑब्जेक्टिव को यहाँ डिस्कस किया गया है? तो जब बात करते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स की, तो सीधी सीधी हमारे जो टिक होना चाहिए वो किस पर, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पर होना चाहिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास इसके अंदर। होप्सो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। राधिका जो है वो क्या कर रही है, अर्थन कूलर्स मैन्युफैक्चर कर रही है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज करके। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है वो कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अंकिता हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, although she is not having many competitors, but still she is trying to offer goods at minimum price so that she is able to survive in the market and make sure people with limited income can also afford her vegetables and fruits। तो अंकिता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स का, और जिसमें कि वो जो है ना उसके आसपास कोई कंपटीटर नहीं है, लेकिन फिर भी अपने प्रोडक्ट को इतने मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल करा रही है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके, और जो कम इनकम के ग्रुप के पीपल्स है ना वो उनके प्रोडक्ट को इजीली परचेज कर सके। तो एक कम इनकम का ग्रुप पीपल सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, और मिनिमम प्राइस टू सर्वाइवल का जो पार्ट है वो किसके बारे में बात करता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो यहाँ हम किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव के बारे को फुलफिल करने के बारे में सोच रहे हैं, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल हुए हैं। शी इज ट्राइंग टू अचीव, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। लास्ट जो है क्वेश्चन वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन एंड हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन वाया टेलीग्राम और व्हाट्सएप, और यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप इस क्वेश्चन के बारे में मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बिजनेस स्टडी क्लासेस है वो अल्टरनेटिव डे चलती हैं और जून पर चलती हैं। मैं जल्दी ही इन क्लासेस को यूट्यूब पर लाइव लेकर आने वाला हूँ विद द सेम मोड, कि भाई वहां पर आपको सेम तरीके से पढ़ाया जाए और वहां पर अपने आप कमेंट्स भी कर सकें, ताकि मैं उन कमेंट्स को पढ़कर आपके आंसर दे सकूं। सो मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज आप विवियन सब कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। और साथ ही साथ हमने इकोनॉमिक्स की और अकाउंटेंसी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो अकाउंटेंसी क्लासेस हमारी लाइव चलती हैं 7 से 8 बजे, जो कि एग्जैक्टली अब से 5-7 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रिपेयर रहें अपनी अकाउंटेंसी क्लास लेने के लिए। चलिए, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, स्टे एट होम। दिस इज द mantra during this COVID situation. Thank you.